सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम जीआई टैग वाले बनारसी लंगड़ा आम को वाराणसी से शारजाह के लिए रवाना करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रोहनिया जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे और 27 जून को होने वाले वर्चुअल संवाद की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तकरीबन 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। पुलिस लाइन के मैदान में सीएम योगी का यह हेलीपैड उतरेगा, जहां पर सबसे पहले सीएम योगी काशी विश्वनाथ जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वाराणसी के लंगड़ा आमों को शारजाह के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यानी कि जो यूपी हमेशा कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है, जो भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो आज उसी यूपी का लंगड़ा आम विदेशों में भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही गर्व का विषय है सभी यूपी के किसानों के लिए, क्योंकि आज वाराणसी से तमाम जो सब्जियां हैं, लंगड़ा आम है, जो जीआई टैग वाले सभी सामान है, वो अब शारजाह भेजे जाएंगे। तो सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां प्रस्तावित किए गए हैं सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो संसदीय क्षेत्र है और कहीं ना कहीं 2024 चुनाव जो आने वाला है उसे लेकर जो योगी आदित्यनाथ है काफ़ी मजबूती से जो पूर्वांचल के पूरे जो क्षेत्र है उसको देख रहा है और हर बार उसको जा कर संवाद कर रहा है, दौरा कर रहा है, वहाँ की जनता से संवाद कर रहे हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वाराणसी के दौरे पर है और वो सबसे पहले आज दौरे 1 बजे वाराणसी पहुँचेंगे और वहाँ पर जाके बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। वही वो काल भैरव का भी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो जो है जाके वहाँ पे लोगों से संवाद करेंगे और जो रोहनिया इंटर कॉलेज है वहाँ पे जनता से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और वहीं पे जो सर्किट हाउस है उनके अधिकारियों से मुलाकात करके जो बनारस के जो विकास का परिसेक्टर है उसको देखेंगे और उसकी जाँच पड़ताल करेंगे। वहीं अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो योगी आदित्यनाथ है वो बनारस के जो जीआई टैग लंगड़ा आम है उसको विदेश भेजने के लिए आज रवाना करेंगे। आपको बता दें मुस्कान की जो लंगड़ा आम से लेकर तमाम बनारस के ऐसे जो पान है वो भी जीआई टैग को लगाया गया है और उसको भी विदेश में भेजने की आज योगी आदित्यनाथ तैयारी करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इन सब जो 27 तारीख को जो वर्चुअल मीटिंग होने वाला है उसको भी लेकर योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के जो अधिकारी है और जो उनके कार्यकर्ता है उनके साथ भी बैठकर संवाद करेंगे और उस पे तैयारियों के लिए भी चर्चा करेंगे। वही ये भी बताया जा रहा है कि तरीके से यूपी को लेकर के ये कहा जाता है कि यूपी एक कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आज जीआई टैग वाले लंगड़े आम के साथ तमाम ऐसी सब्जियां भी है जो आज विदेश भेजी जाएंगी। तो ऐसे में वाराणसी में किसानों का जो जोश है वो कितना हाई है सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जब से वो सरकार 2014 से है तब से उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो कृषि प्रधान हमारा देश है उसको हमें और आगे बढ़ाना है। सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करना है और ये बताना है कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और इससे ज़्यादा हमारे देश को और उपलब्धियाँ मिलती हैं। तो अभी से लेकर शुरू तक कहा जाता है कि मुस्कान की किसानों के लेकर जो बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा उनके लिए काम किया और उनको बहुत सारी सुविधाएँ भी ली है। तो आज जो वाराणसी के किसान है कहीं ना कहीं उनके लिए ये गर्व का बात होगा, क्योंकि जो उनका लंगड़ा आम है पूरा अब देश में नहीं विदेशों में भी उसका बिक्री होगा और लोग जानेंगे आखिर ये जीआई जो टैग जो आम है लंगड़ा आम वो कैसा होता है। तो इसको लेकर जो वहाँ के वाराणसी के जो किसान है काफ़ी उत्साहित है और उनके बयान से भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको साफ तौर पर कहना है कि जो जीआई टैग जो आम है अब वो विदेशों में जा रही है और इसे लेकर जो बनारस के किसान है वो काफ़ी खुश है। और ये देखने को ये भी लग रहा है कि अब जो विदेश में जाएगा तो वो सोचेंगे कि हाँ कि ये आम जो है वो देश से आया
आया है और इसे लेकर जो हमारे देश का जो कृषि का है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, व्यापार उस किसानों के लिए व्यापारियों में बढ़ावा होगा। तो इसे लेकर जो योगी आदित्यनाथ है एक नई पहल किए हैं और किसानों के लिए ये ज़्यादातर फायदेमंद होगा। बिल्कुल, देखिए सुहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार पीएम के संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अब काशी की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अब पीएम मोदी काशी कब पहुंचेंगे, क्या कुछ वो तारीख है जो निर्धारित की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे? जी मुस्कान, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसके लेकर पूरे देश भर में जो है जनता से संवाद किया जा रहा है, दौरे किया जा रहा है, मीटिंग। और वही अब प्रधानमंत्री मोदी जो अपने संसदीय क्षेत्र में आप देखते हैं जब भी वो जाते हैं अपनी जनता से वहाँ पे संवाद करते हैं, मिलते हैं और बाबा विश्वनाथ की पूजा भी करते हैं। लेकिन 9 साल के पूरे होने पर अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी अभी वहाँ वाराणसी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अपनी वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो दर्शक है, सभी इंतजार में लगे कि आखिर मोदी योगी जो हमारे हैं वो कब आते हैं। तो अब ये जो अभी निश्चित नहीं हुआ है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी है वाराणसी कब पहुंचेंगे, लेकिन जब भी बता दें आपको कि जब भी वाराणसी पहुंचेंगे एक 9 साल के जो पूरा हुआ है वो अपनी जनता से संवाद करेंगे और उसी के जो भी उनका कार्यक्रम आगे का होगा वो भी जनता को बताएंगे, अपने 9 साल के कार्यक्रम को भी जनता से संबोधित करेंगे। तो इसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जल्द ही वाराणसी दौरा करेंगे और अपनी जनता से अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास के काम नहीं हुआ है उसको भी लोकार्पण और शिलान्यास के भी बड़ी रकम दे सकते हैं। तो ऐसे बताया जा रहा है, कयास भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जल्द ही बनारस पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुहानी, अभी आपने जिक्र किया बखूबी कि जीआई टैग वाले लंगड़े आम के साथ जो भी काशी की सब्जियां हैं उसको अब विदेश भेजा जा रहा है, जहां पर विदेश की जनता भी अब जो भारत की सब्जियां हैं, जो भारत के आम है उसका स्वाद चखेंगी। जिस तरीके से किसानों का विश्वास बढ़ाने का काम भाजपा सरकार में किया जा रहा है, इससे जो और प्रदेश हैं या और जो जिले हैं वहां के किसानों को क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है काशी से? जी मुस्कान, बता दें कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो तमाम क्षेत्र है वहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ हैं जब भी जाते हैं वो किसानों से लेकर तमाम युवाओं के बारे में भी सोचते हैं। और कई ऐसी योजनाएं जो है किसानों के लिए लाए और उन्हें तमाम ऐसे योजनाएं भी देते हैं और पेंशन भी देते हैं, हर 6 महीने पे उनको पैसे देते हैं। तो इस तरह से जो किसानों का पहले से जो रकम है उनके किसान का दुगना आय करने के लिए भी ऐसी योजनाएँ लाएँ। तो किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे क्षेत्र के ऐसे तमाम जो फल सब्जियाँ हैं और ऐसे जो धान और ऐसे तमाम जो फसलें होती है उनको बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ जो है अपने उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जाकर किसानों से मुलाकात करते हैं और उन्हें कई ऐसी बिजली फ्री भी योजनाएं दिए से तमाम जो क्षेत्र उनकी चीज़ें होती है उसे बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ जो है उसमें बात करते हैं, उनसे संवाद खुद करते हैं। तो इसे कहा जाता है कि जब से योगी सरकार या उत्तर प्रदेश में आई है, बीजेपी सरकार आई है, तब से किसानों के लिए एक बड़ी एक खुशखबरी है और हर बार उनके लिए अलग अलग योजनाएं लाती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जो कृषि प्रधान देश है वो साबित हो जाए और जो चीज़ें हैं वो और उभर के आए और कृषि को लेकर एक मजबूत हो जाए। और किसानों के लिए जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा से सोचती है और उसके लिए एक नई नई योजनाएं भी लाती है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन तो करेंगे ही, साथ ही जीआई टैग वाली जो लंगड़ा आम है उसकी खेप को हरी झंडी दिखाकर शारजाह के लिए रवाना भी करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल युग में हमारी संस्कृति पर हो रहे हमलों को लेकर सांस्कृतिक योद्धा लोगों को जागरूक करें, लेकिन कानून को अपने हाथों में ना लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे, उनके लिए बचाव का रास्ता खोल देंगे। ऐसी किसी तरह की सूचना मिलने पर सांस्कृतिक योद्धा पुलिस को जानकारी दे। आगे उन्होंने कहा कि ये डिजिटल युग जितना लाभकारी है उतना ही खतरनाक भी है। हाल ही में घटना सामने आई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग माध्यम से स्कूली बच्चों का धन परिवर्तन कराया जा रहा था। बहुत बड़ा गिरोह है जिसे हमारी पुलिस ने पकड़ा था। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन धर्मांतरण पर अपना बयान देते हुए कहा कि डिजिटलीकरण का जमाना जितना अच्छा है, जितना आधुनिक है, उससे कहीं ज्यादा वो लाभकारी भी है और हमारी संस्कृति के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, जो भी उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
तो देखिए, ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल बीते दिनों गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया था। लगातार पूछताछ का दौर जारी है। तमाम जो कई सच है, तमाम जो कई कड़ियां है, वो अभी खुलनी बाकी है, जिसको लेकर जो पुलिस है वो मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तो वही ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरे धर्मांतरण को लेकर के पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करते हुए लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं कलीम को, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीते दिनों एक बयान देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, या जो भी हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलीम, लेकिन आखिर इन सब चीजों पर लगाम कैसे लगेगी? हाँ देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से धर्मांतरण के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद से जो मामला सामने आया था उस मामले को लेकर एक गंभीरता बरती गई और इस मामले को लेकर जो है गृह मंत्रालय के साथ साथ जो आईबी है वो भी लगा दी गई है इस मामले में। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी धर्मांतरण के मामले को लेकर सख्त है, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद से एक मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जो मास्टरमाइंड मुंबई में रहकर इस पूरे गिरोह को चला रहा था, जिस तरीके से जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जो एक गेमिंग के माध्यम से उनको उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनको गेम के जरिए पैसा पहुंचाना, तो इस तरीके के जो मामले आ रहे थे, इसको लेकर के जो गंभीरता बरती गई थी। फिलहाल उसको गिरफ्तार भी किया गया था मुंबई से। उसके बाद से इस मामले में जो गंभीरता बरती गई और जो इनपुट मिलकर सामने आ रहे थे, उस इनपुट को लेकर के यह जताया जा रहा था कि जो बद्दो है, शाहनवाज उर्फ बद्दो, इसको जिस तरीके से मुंबई से गिरफ्तार किया गया और इसके जो नेटवर्क है वो नेटवर्क एक आईएसआई से भी जुड़ने की जो बात सामने आई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसके पास जो चैट मिली थी और पाकिस्तानी कनेक्शन की जो बात कही जा रही थी, इसके साथ ही जो नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण कराए जाने के जो मामले सामने आ रहे थे, इस मामले को लेकर अब यूपी सरकार भी पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से गाजियाबाद में इस मामले का खुलासा किया गया था, गिरफ्तारियां हुई थी, तो गाजियाबाद पुलिस से भी इस मामले में एक रिपोर्ट तलब की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो गंभीरता है उसमें साफ कहा गया है कि इसका एक गिरोह है, ये बड़ा गिरोह है और इसके साथ इसका नेटवर्क केवल यूपी में ही नहीं अन्य देशों में भी इसका फैला हुआ है, जिसको लेकर चैट में अभी क्या कुछ मिला है इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि चैटों के माध्यम से ये जरूर देखा गया है कि इसका जो कनेक्शन है एक बड़ा कनेक्शन, और इस गिरोह में अभी तक कितने लोग हैं इसका भी खुलासा नहीं किया गया। और इस गिरोह की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। और इस मामले को लेकर जो कहा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला यूपी में आया था, फिर उत्तराखंड में आया था, उत्तराखंड सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त हुई थी और उसने भी अभियान शुरू कर दिया था। फिलहाल ये जो धर्मांतरण के मामले हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं और इस मामले को लेकर गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अगर हम यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार ने सोशल मीडिया को भी एक अहम जरिया बताया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसको लेकर जो युवा वर्ग है या फिर नाबालिग बच्चे हैं वो लगातार मोबाइल में लगे रहते हैं और उसमें अभी आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, जिस पर लगाम लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, और जाहिर सी बात है जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों के हाथों में फोन पेरेंट्स काफी जल्दी थमा चुके हैं। लेकिन कलीम, इन सोशल मीडिया पर आखिर निगरानी कौन रखेगा कि एक गेम आता है, वो मार्केट में सर्कुलेट होता है, धर्म परिवर्तन होता है, ब्रेन वॉश होता है, तो उस गेम पर आखिर लगाम कौन लगाएगा? क्योंकि कलीम देखिए, कहा गया है कि भारत में कई ऐसी वेबसाइट्स है जो फिलहाल बैन है, हम उसे सर्च करेंगे तो वो फोन्स पर नहीं खुलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सर्च करते हैं तो वो वाली वेबसाइट्स खुल जाती हैं। हाँ देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से वेबसाइटों की बात करी जाए, सर्विलांसों की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि अपराध को भी अंजाम दिया जाता है, फिर चाहे और इस तरीके से जो धर्मांतरण के मामले किए जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो कई ऐप ऐसी पड़ी हुई हैं जिसको लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और उसको बैन भी किया जा रहा है। और इसको लेकर जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस मुख्यालय से पूरी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और पूरी एक टीम भी गठित की गई, लेकिन उस मॉनिटरिंग के बाद भी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी दिखती है उस एक्टिविटी पर किसी तरह का लगाम नहीं लग पाता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए जो इस एक्टिविटी में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं उनकी गिरफ्तारी भी होती है। इसके साथ ही जो एक मैसेज भी पुलिस के द्वारा दिया जाता है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी पर जिस तरीके से जो ग्रुप एडमिन होते हैं उनको भी सख्त हिदायत दी जाती है कि अगर उनके इस तरीके के ग्रुपों में किसी तरह की कोई ऐसी चीजें आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन
फिलहाल लास्ट में आखिर ये देखा जाता है कि उसमें जो एक्टिविटी होती है वो धीरे पड़ जाती है और पुलिस का जो रवैया होता है वो भी कहीं ना कहीं ढुलमुल हो जाता है। उसके बाद फिर से ये एक्टिविटी तेज होती है। और जो बैन ऐपों की बात की जाए, उन बैन जो ऐप है उनके जरिए जिस तरीके से अपराध होता है, धर्मांतरण के जो मामले इस समय सामने आए, क्योंकि धर्मांतरण का ये मामला एक बड़ा मामला है, क्योंकि जो नाइट गेम का ये मामला था, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया मुस्कान जी, कोरोना काल, क्योंकि कोरोना काल से जिस तरीके से बच्चों के हाथों में मोबाइल दिया गया, तो उस मोबाइल के जरिए बच्चे लगातार जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए। क्योंकि आप इस समय सोशल मीडिया के जो अकाउंट देखेंगे तो सोशल मीडिया के अकाउंट पर ज़्यादातर माइनर बच्चे जो है उनके अकाउंट ज़्यादातर देखे गए हैं और लगातार वो वीडियो भी उस पर अपलोड करते रहते हैं और उसमें तरह तरह की अपलोड वीडियो भी होती है, फिर चाहे गेमिंग की बात की जाए या फिर अदर चीज़ों की। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आते हैं उसमें उसी का कहीं ना कहीं ये पूरा फायदा या नेटवर्क या गिरोह उठा रहा है और इसके जरिए बच्चों के ब्रेन वॉश भी किए जाते हैं और उनको एक अलग रास्ता दिखाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है जो बच्चों का दिमाग होता है उसको अगर शुरुआत में हम जिस ओर बढ़ाएंगे बच्चा उसी की ओर बढ़ता है। अब चाहे हम उसको अच्छे रास्ते पर ले जाएं या फिर बुरे रास्ते पर, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को ब्रेन वॉश करने का ये मामला सामने आया उसी के बाद से ये एक्टिविटी भी काफी तेज हुई है। बिल्कुल, देखिए कलीम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारी संस्कृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। इस बयान के जरिए अधिकारियों को क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया है सूबे के मुखिया ने? देखिए, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा ये जो बयान दिया गया है, तो इस बयान से साफ संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको भी मालूम है कि जो हमारे कार्यवाहक डीजीपी बने हैं विजय कुमार, उनके द्वारा भी लगातार इन सभी मामलों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। स्पेशल डीजी जो है प्रशांत कुमार, उनके द्वारा भी इन सभी मामले में लगातार कार्रवाई की गई है। क्योंकि अब इस मामले में अगर हम बात करें मेरठ की, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर धर्मांतरण के मामले सामने आए, उसमें कार्रवाइयां भी की गई। और फिलहाल जिस तरीके से जो कार्यवाहक अभी डीजीपी बने हैं उनके द्वारा भी जिस तरह से जब भी मीटिंग ली जाती है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की मीटिंग ली जाती है, उसमें भी सख्त इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं और साफ कहा जाता है कि अगर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सामने आता है तो उसको में लापरवाही ना बरती जाए, उसको काफी गंभीरता से लिया जाए। और इस मामले को लेकर लगातार चीजें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से इसी बीच जो गाजियाबाद का मामला सामने आया था, क्योंकि गाजियाबाद का मामला एक बड़ा मामला था, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी मामले धर्मांतरण से जुड़े आ रहे थे वो प्रेम प्रसंग में धर्मांतरण कराना या फिर दबाव बनाकर जो है धर्मांतरण कराना, उसके बाद या फिर पैसों का लालच दिया जाता था। लेकिन ये जो मामला सामने आया था ये एक माइनर बच्चों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि गेमिंग के जरिए जो माइनर बच्चों को जोड़ा जाता था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था, उस ग्रुप में लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे थे। और इस मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस को शिकायत दी गई थी उसमें गंभीरता दिखाई गई और ये एक बड़ा खुलासा भी किया गया था। लेकिन अभी इस मामले को लेकर जो अधिकारियों को बयान के जरिए सख्त निर्देश दिए गए। छोटे तबके ऐसे हैं, कई छोटे छोटे जो गांव है ऐसे है, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहां पर धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है, लेकिन उसकी सूचना ना तो पुलिस को है और ना ही ये सारे मामले सोशल मीडिया पर सामने आ पाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आखिर कानून किस तरीके से काम करेगा अपना? देखिए मुस्कान जी, इस मामले में हम अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो वो ये है कि पुलिस के जानकारी के बगैर एक चप्पल तो चोरी नहीं हो सकती। तो फिर ये तो बड़े मामले हैं, क्योंकि पुलिस के पास शिकायतें पहुंचती हैं। पुलिस के पास शिकायतें पहुंचने के बाद कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिसमें गंभीरता नहीं ली जाती। क्योंकि आपको याद होगा राजधानी लखनऊ का भी ऐसा कई मामला सामने आया था जिसमें जो है इस तरीके की शिकायतें पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उस मामले में गंभीरता नहीं ली। लेकिन जब वारदात हो गई, वारदात के बाद इस मामले की गंभीरता ली गई। क्योंकि आपको याद होगा राजधानी लखनऊ का दुबग्गा क्षेत्र, जहां पर एक माइनर बच्ची का धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी जब उसने इस मामले का विरोध किया था। और इस घटना में आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी कि आखिर ये पूरी घटना किस तरीके से रही। उसके बाद वो जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हुई थी इनकाउंटर के दौरान, हाफ इनकाउंटर किया गया था, उस दौरान गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि साफ कहा जा सकता है कि पुलिस को जानकारी सभी होती है, लेकिन जब एक्टिविटी तब तेज होती है जब कोई अधिकारी इस मामले में सख्ती बरतता है। क्योंकि जब सख्ती बरती जाती है तब पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, वरना जो स्थानीय पुलिस होती है वो पूरी तरीके से आंख बंद किए रहती है। फिलहाल ये जो मामला है इन मामलों को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है, कोई बड़ा अपराध हो जाए तब जाके कहीं ना कहीं पुलिस की आंखें खुलती है, तब जाकर के हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं नींद से जागता है। लेकिन कलीम, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इन सब मामलों में जितने भी मामले सामने आए हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या ब्रेन वॉश किया गया है तो महिलाओं की तादाद अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादा है इस मामले पर। तो कलीम, आखिर एक ठोस कानून क्यों नहीं बन पा रहा है इसको लेकर? देखिए, जो ठोस कानून की बात की, क्योंकि महिलाओं के प्रति तो लगातार कानून बन ही रहे हैं
और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन इन मामलों में अगर बात की जाए, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना काम करके लोगों को निर्देश दे देती है। जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी लगातार मीटिंग लेते हैं, लेकिन जो मीटिंग में हिला हवाली होती है, उसके जरिए जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं, वो बेलगाम हो चुके होते हैं, क्योंकि वो लगातार ऊपर गुमराह करते हैं। और इस मामले को लेकर जो महिलाओं की शिकायतों की बात की जाए, महिला के प्रति अपराध की जो बात की जाए, वो महिलाओं के अपराध की संख्या, आप महिला थाने की तस्वीरें देखेंगे, महिला थाने पर लगातार महिलाओं का जमावड़ा लगा रहता है और वहां पर अक्सर शिकायतें आती हैं कि वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करके भगा दिया जाता है, या फिर कोई अगर माइनर लड़की पहुंचती है, वो अपनी शिकायत देती है, तो उससे कहा जाता है कि पहले आप अपने परिवार को लेके आइए या फिर किसी सदस्य को लेके आइए, क्योंकि अगर कोई लड़की अपने घर से दूर रहकर कहीं पर पढ़ाई कर रही है, तो अगर वो शिकायत लेकर पहुंचते, तो जाहिर सी बात जिस तरीके से पुलिस उसके ऊपर एक दबाव डालती है कि परिवार का कोई सदस्य लाइए या किसी जिम्मेदार को लेके आइए, तो उसमें जो लड़कियां होती हैं वो घबरा जाती हैं और दोबारा उन तक नहीं पहुंचती। और ऐसे ही जो बड़े मामले होते हैं वो दब जाते हैं, जिसके कारण जो अपराधी होते हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और उन पर दबाव भी लगातार दिखने लगता है। और ऐसे कई मामले सामने आए, क्योंकि आपको भी याद होगा कि हाल ही के दिनों में तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि हमारी संस्कृति के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सारे बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन धर्मांतरण पर जब संबोधित कर रहे थे वो जनता को, उस दौरान दिए। इस दौरान सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि जो पुलिस है वो भी अलर्ट रहे, जो पुलिस है वो भी सख्त रहे, ताकि अगर ऐसे मामले कहीं से भी सामने आ रहे हैं तो उस पर तुरंत एक्टिव होकर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो देखिए, वही लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार की हकीकत बताने के लिए आम आदमी पार्टी अब बत्ती गुल अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश में आप कार्यकर्ता मिलकर 26 जून यानी कि आज से और 1 या 2 जुलाई तक जिलों में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। धरने और लालटेन जुलूस भी निकालेंगे। पूरे यूपी में लालटेन जुलूस निकाले जाएंगे। बत्ती गुल अभियान के जरिए आप जनता तक भाजपा राज में बिजली कटौती की पोल खोलेगी। आप पार्टी बत्ती गुल अभियान को लेकर सोशल मीडिया तक से सड़कों तक भी चलाएगी, जहां जिलों में विशाल धरना प्रदर्शन और ज्ञापन तक दिए जाएंगे। कार्यकर्ता लालटेन जुलूस निकालेंगे। वहीं आप आदमी पार्टी जनता से अपील करेगी कि वो बिजली कटौती की वीडियो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करें। कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में जनता से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। तो देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है, जिसके लिए यूपी में बत्ती गुल अभियान की शुरुआत आज से होगी, जो कि 1 जुलाई तक चलेगा। बढ़ती महंगाई और साथ ही बिजली कटौती के साथ ही लगातार बढ़ते हुए बिजली के दामों पर आम आदमी पार्टी एक अभियान चलाएगी। वह जिले में कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि वो लोगों से जुड़े। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई है कि वो व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो है उसको साझा करें। सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती और बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर आज आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान का आगाज करेगी। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है पार्टी की तरफ से, और जो जिले के कार्यकर्ता हैं उनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो भीषण गर्मी हो रही है उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो जब से उत्तर प्रदेश में आई है बिजली के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है और ना ही ढंग से बिजली देती है और ना गर्मी के दिनों में कोई जो सुविधाएं आम जनता को देती है। और इसके लेकर जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं वो लगातार इस पर जो प्रेस वार्ता करते रहते हैं और इसे लेकर अभियान और जुलूस भी निकालते रहते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक जुलूस निकाला था जिसे लेकर जो यहाँ की पुलिस, जो निवासी जो पुलिस थे उसे उनको हटा दिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो अब बीजेपी सरकार है वो लगातार बिजली के लिए सुविधाएं दे रही है और ये सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसे कर रही है। लेकिन आपको बता दें मुस्कान कि आज 26 से लेकर 1 जुलाई तक आम आदमी पार्टी जो है एक बिजली बत्ती गुल अभियान चलाने वाली है, बिजली खोजो अभियान चलाने वाली है और पूरे देश भर में ये पूरा अभियान चलाएगी। और जहाँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उस जुलूस को निकालेंगे और उनका मांग ये है कि जो बीजेपी है
वो अपनी जो महंगाई जो बिजली की महंगाई जो बढ़ाती जा रही है, और साथ ही वो जो एक नया अभियान 2020 के संशोधन के बाद एक नया अभियान जो ला रही है कि दिन में जो बिजली का रेट होगा अलग होगा और रात का जो बिजली का बिल होगा जो अलग होगा। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो अत्याचार जो आम जनता पे जो बीजेपी सरकार कर रही है उसको बंद करे, और ये जो ये कानून लेके आ रही है पूरी तरह से तानाशाही है और आम जनता इससे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। साथ ही संजय सिंह का ये भी कहना है कि ये बिजली बिल जो सिर्फ इसलिए महंगा कर रहे हैं कि जो उनके सहयोगी है, जो उनके हित है करता है, उनके लिए ये फायदेमंद होगा, उनके बिजनेसमैन वाले को फायदा होगा, और इसलिए बीजेपी सरकार जो है लगातार जो है बिजली के जो दाम बढ़ा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से 12 घंटा बिजली की कटौती भी कर रही है। और साथ ही देखा ये भी जा रहा है कि जब भी बिजली ट्रांसफार्मर खराब होता है 10-12 दिन पर ट्रांसफार्मर भी नहीं बनाया जाता है, और इसके लेकर लगातार जो है संजय सिंह जो है इस पे जो है अभियान चालू कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि 1 जुलाई से जो है लालटेन जुलूस भी निकालेंगे, कि कहा जाएगा कि जो बीजेपी सरकार है फिर से हमें लालटेन के जो सदियों में पहुंचा दिए, लालटेन के वर्तमान में पहुंचे। तो इस तरह से तमाम जो है बयानबाजी जो संजय सिंह है वो अपने प्रेस वार्ता में कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो बिजली के दामों को कम करे, और जो नया कानून ला रही है उसको भी हम कभी लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि आम जनता पे ये तानाशाही कहा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सुहानी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जिन जिन प्रदेशों में सरकार है वहां पर वो तकरीबन 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, कहीं ना कहीं इसका बोझ तो सीधा जनता पर पड़ रहा है, ये आप भी जानती है, ये पूरी जनता जानती है। लेकिन सुहानी, ऐसे में अब यूपी में आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर 2024 में वो जीतते हैं तो वो यहाँ पर भी फ्री यूनिट कुछ बिजली देंगे। जी मुस्कान, आपको बता दें कि तमाम जैसे आपने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो जहाँ जहाँ उसकी सरकार है वहाँ पे फ्री बिजली देती है। आपको बता दें पंजाब में उन्होंने फ्री बिजली दिया, दिल्ली में फ्री बिजली भी दिया, लेकिन इसके आप सीधे जो आपका असर है वो वहाँ के जो सरकार है उस पर पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऋण जो उन्होंने कर्ज उठा कर जो लोगों को बिजली बिल उधार में देते हैं, ऐसे तमाम जो कयास लगाया जा रहा है, या आपको बता दें शोधकर्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं 2024 से 25 तक बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। तो ऐसे फ्री यूनिट बिजली देना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अब लग रहा है कि नुकसान है। लेकिन बात करें अब 2024 चुनाव में जो उन्होंने शर्तें रखी है कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो बिजली बिल हम मुफ्त देंगे, तो इसकी बात तो आगे आने वाली बताएगी। लेकिन अगर जो यूपी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो भी साथ पे उनका भी जो 2024 को चुनाव के लेकर तमाम ऐसे वादे और जो है जनता से कर रही है। लेकिन बिजली की बात करें तो जो नया कानून ला रही है, कहीं ना कहीं जनता के लिए जो सुबह का अलग रेट होगा, शाम का अलग रेट होगा, तो इसके लेकर जनता को काफी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो यूपी के जो जनता है वो अपना क्या करेगी, इस पर क्या फैसला ले सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने जहां जहां उनका कार्यालय, जहां जहां उनके जीत हुई है, वहां पे उन्होंने ये अपने दावे कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो फ्री यूनिट बिजली देंगे। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी है बिजली के बाद जिसका जिक्र कल संजय सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में भी किया था। लेकिन देखिए सुहानी, बिजली तो बहाना है, कहीं ना कहीं अध्यादेश के मुद्दे को भुनाना है। प्रेस वार्ता खत्म होते होते उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो अध्यादेश को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे ताकि वो भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर होकर खड़े हो सकें। जी मुस्कान, आपको बता दें अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश के लेकर जो केजरीवाल सरकार थी तो हर जो क्षेत्र में जाके अलग अलग जो है मुख्यमंत्रियों से बात की और अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन भी मांगा। लेकिन बात करें 23 जून को जो पटना में जो मीटिंग हुआ था उसमें जो तमाम जो 26 जो विपक्ष पार्टियां, जो 16 विपक्ष पार्टियां मौजूद थी और उनका केजरीवाल सरकार का साफ तौर पर कहना था कि अगर अध्यादेश पे से बात नहीं होती है तो हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और वही हुआ मुस्कान, उसमें जो अध्यादेश को लेकर जो कांग्रेस सरकार है उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि अध्यक्ष का जो विरोध होता है वो अंदर नहीं, संसद के अंदर करना चाहिए। जब मानसून सत्र होगा तब इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार जो है वो अध्यादेश के आड़ में 2024 चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। और लगातार दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो देखिए जो है एक तरफ आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान का शुरुआत करती हुई आज से नजर आएगी, तो वही दूसरी तरफ अध्यादेश के मुद्दे को भी साथ
साथ में लेकर चलती हुई आम आदमी पार्टी यूपी में भी नजर आएगी। दरअसल भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई आम आदमी पार्टी अब जनता के बीच पहुंच रही है। बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर, बिजली के बढ़ते हुए दरों को लेकर यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब आज से एक बत्ती गुल अभियान की शुरुआत करेगी और 1 और 2 जुलाई के बीच में लालटेन जो अभियान है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से जनता को लालटेन युग की तरफ घसीट रही है, जहां पर ना तो जनता को लाइट मिल रही है, ना तो लाइट जाने और आने का समय निर्धारित है। यही वजह है कि अब मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमीनी स्तर पर उतरेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वो व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या ट्विटर पर बिजली कटौती की तस्वीरें और वीडियो अपने बिलों के साथ साझा करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।